ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि देश क्षेत्र में तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है। ईरान विदेश मंत्रालय से जारी बयान के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मरसुडी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह बयान दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व में लेटेस्ट घटनाओं पर चर्चा की, जिसमें इजरायल पर ईरान के बड़े पैमाने पर जवाबी हमले और गाजा पट्टी की स्थिति के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों में शामिल थे। समाचार एजेंसी शिहुआ की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान हमेशा क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहेगा। इजरायल क्षेत्र में तनाव और युद्ध का मूल कारण है। विदेश मंत्री ने 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क के ईरान के दूतावास के काउंसलर सेक्शन पर इजरायल के कथित हमले की इंडोनेशिया की निंदा की सराहना की और इजरायली हमले को आक्रामकता का कार्य बताया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया ब्लॉक जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। इस दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 17 अप्रैल को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से वायनाड से चुनाव लड़ने की वजह पूछी गई। राहुल गांधी से पूछा गया कि लोग गुजरात छोड़कर प्रधानमंत्री बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, क्या इस बार आप अमेठी या रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, यह बीजेपी वाला सवाल है। बहुत अच्छा, अमेठी के बाद पार्टी की तरफ से मुझे जो भी आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा। हमारी पार्टी में सभी निर्णय सीईसी मीटिंग्स में लिए जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के हाल ही में एक बहुत लंबा इंटरव्यू दिया है, लेकिन यह स्क्रिप्टेड था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की। ये दुनिया की सबसे बड़ी लूट खसोट वाली स्कीम है। ये बात भारत के सभी व्यापारी समझते हैं, जानते हैं। प्रधानमंत्री जो सफाई देना चाहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को एक और अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस बार उन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन के साथ रणदीप हुड्डा को भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 33 सालों से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान हर साल म्यूजिक, आर्ट, सिनेमा, मेडिकल प्रोफेशनल, सोशल वर्क आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित कर रहा है। इस बार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। चेन्नई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अन्ना द्रमुक उम्मीदवार ने जयवर्धन के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 17 अप्रैल को यानी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो किया। दक्षिण चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र से अन्ना द्रमुक उम्मीदवार जयवर्धन ने कहा, अगर हम मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करें तो लोगों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग इस मौजूदा डीएमके सरकार से बेहद नाराज है, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं लोगों की ओर से भारी प्रतिक्रिया मिलती है और वे अंगूठा दिखा रहे हैं कि आप जीतेंगे। इसलिए पूरे तमिलनाडु में द्रमुक विरोधी लहर है। इसलिए डीएमके न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र से बल्कि अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ सभी जगहों पर हार जाएगी। विशेष रूप से जयवर्धन, जिन्होंने 2014 और 2019 के बीच सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मौजूदा सांसद और डीएमके उम्मीदवार तमिजांची तगापांडियान और बसपा से तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद लोकसभा सीटों के मामलों में चौथा सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान के लिए तैयार है। புரட்சிபாரதம், எஸ்டிபிஐ கட்சி, தேமுதிக கூட்டணி கட்சிகளின் அன்பை பெற்ற வேட்பாளர், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வெற்றி வேட்பாளர் तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 17 अप्रैल यानी आज कोयम्बतूर में एक मेगा रोड शो किया।
वह कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार भी है। अन्नामलाई की एक झलक पाने के लिए हजारों बीजेपी समर्थक सड़कों पर उमड़ पड़े। कोयम्बटूर लोकसभा सीट से के अन्नामलाई का मुकाबला डीएम के उम्मीदवार गणपति राजकुमार से होगा। तमिलनाडु में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। தாமரை சின்னத்திலே வாக்குகளை கேட்டு வருகிறார் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வருகிறார். சகோதர சகோதரிகளே, நாளை மறுநாள் நடக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற முதல் சின்னம் தான். முதல் சின்னம் அம்மா, முதல் சின்னம்மா தாமரை. 1ஆம் நம்பர் சின்னம் அக்கா, 1ஆம் நம்பர் சின்னம்மா தாமரை. தாமரை தாமரை கேட்டு தாமரைக்கு अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला के सूर्य तिलक का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला की ये पहले रामनवमी है। इस मौके पर रामलला की विशेष पूजा अर्चना की गई। रामलला के दिव्य सूर्य तिलक का नज़ारा बेहद मनमोहक लग रहा था। इस मौके पर राम मंदिर का विशेष श्रृंगार किया गया है। रामनवमी के दिन वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण का भगवान रामलला के मस्तक तक आ गई है। इस दौरान 5 मिनट तक रामलला के ललट पर सूर्य की किरण दिखाई दी। रामनवमी के दिन वैज्ञानिक दर्पण के जरिए सूर्य की किरण को भगवान रामलला के मस्तक पहुंचने का शुक्रवार को पूर्वाभ्यास हुआ और यह प्रयोग पूर्ण रूप से सफल रहा था। वैज्ञानिकों ने सफल परीक्षण के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान रामलला का तिलक सूर्यदेव इस बार ही रामनवमी के मौके पर करेंगे। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि मंदिर पूर्ण होने के बाद ही यह प्रयोग सफल हो सकेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने सूर्य की किरण को शुक्रवार को भगवान रामलला के मस्तक तक सफलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को असम के नालबाड़ी से रामलला के सूर्य तिलक को देखा है। वह यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच समय निकालकर पीएम मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक को देखा और कहा कि यह हर किसी के लिए परमानंद का फल है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में दर्पण और लेंस से मिलकर बनाए गए एक मैकेनिज्म के जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन की तस्वीरों को शेयर किया। इसमें उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठकर एक टैबलेट पर रामलला के दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का यह बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। यह सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। बता दें कि असम के नलबाड़ी की अयोध्या से दूरी 1100 किमी से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में कांकेर मुठभेड़ पर एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अप्रैल को यानी आज भारत से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कसम खाई और कहा कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता हासिल की है। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बसपा सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में बसपा सरकार बनने के बाद उस अभियान को और गति मिली है। हमने 2014 से कैंप लगाना शुरू किया। 2019 के बाद कम से कम 250 कैंप लगाए जा चुके हैं। सरकार बनने के बाद करीब 3 महीने की अवधि में छत्तीसगढ़ में 80 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। 125 से ज़्यादा गिरफ्तार किया गया है और 150 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आगे भी जारी रहेगा और बहुत कम समय में मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे।
कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। सरकार बनने के बाद 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान। रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल को यानी आज दोपहर 12:16 में 5 मिनट के लिए भगवान राम का सूर्य अभिषेक किया गया। भगवान रामलला का जन्म उत्सव रामनवमी दोपहर में मनाया गया और भगवान को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए गए। भक्तों द्वारा आज 56 प्रकार के भोग प्रसाद का भोग लगाया गया, जो आज भगवान को अर्पित किया गया है। ट्रस्ट ने दर्शन की अवधि भी 19 घंटे तक बढ़ा दी, जो मंगला आरती से शुरू होकर रात 11 बजे तक जारी रहेगा। 4 भोग अर्पण के दौरान सिर्फ 5 मिनट के लिए पट बंद रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 17 अप्रैल को यानी आज गोरखपुर में रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में हवन पूजा की। यह त्योहार भगवान राम की जयंती का प्रतीक है। यह दिन हिंदुओं के बीच विशेष महत्व रखता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के पहले महीने चैत्र महीने के 9वें दिन पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का हिंदू त्योहार पूरे देश में जोश, उत्साह, धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो 9 दिवसीय उत्सव का प्रतीक है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं।